Hi everyone, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss some important questions of BEGC 134 जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है shop.hindustanknowledge.com। उस पर क्लिक करके आप गेस्ट पेपर परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आकर सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है, फॉर एग्जाम्पल BEGC 134, इस पे क्लिक करके बाय नाउ कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप गेस्ट पेपर प्लस क्लासेस को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। अगर क्वेरीज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BEGC 134 रीडिंग द नॉवल। So our first question is write a commentary on songs in the novel पराजा। पराजा एक नॉवेल है जो कि गोपीनाथ मोहंती जी ने लिखा है। इस नॉवेल में जो स्टोरी है, ट्राइबल लाइफ को इस नॉवेल में रिप्रेजेंट किया गया है, उनके कल्चर को, उनके सफरिंग्स को, स्ट्रगल्स को। तो वो लोग जब कुछ सेलिब्रेट करते थे, कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी फेस्टिवल हो, जब कुछ सेलिब्रेट करते थे या फिर वो लोग जब हार्ड वर्क करते थे तो वो सॉन्ग्स गाते थे, वो लोग गाना गाते थे। तो राइट अ कमेंटरी ऑन सॉन्ग्स, आपको उसके बारे में ही आपको डिस्कस करना है। So songs play a very important role in गोपीनाथ मोहंती नोवेल पराजा। गोपीनाथ मोहंती जी का जो नॉवेल है पराजा, इसमें songs play a very important role. They are not only a source of entertainment but also express the emotions, culture and struggles of the tribal people living in the eastern ghats of ओडिशा। ओडिशा के ईस्टर्न घाट्स में कोरापुट करके एक रीजन है, उस रीजन में ट्राइबल लोग रहते हैं। तो उनका जो कल्चर है, उनका इमोशन है, स्ट्रगल जो है उनके डेली लाइफ का, वो लोग सॉन्ग्स के थ्रू वो एक्सप्रेस करते थे। सो सॉन्ग्स आर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ही एक सोर्स नहीं है, ये एक तरीका है कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना, कल्चर को एक्सप्रेस करना। So through songs, Mohanty presents the beauty of tribal life and also shows the tragedy of their exploitation. सॉन्ग्स के थ्रू मोहंती जी ने प्रेजेंट किया कि ट्राइबल लाइफ का जो ब्यूटी है उसको प्रेजेंट किया, एंड जो सोसाइटी उनको जैसे अनफेयरली ट्रीट करते, जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन, उसको उन्होंने दिखाया है। सॉन्ग्स एज पार्ट ऑफ नेचर एंड कल्चर, नेचर एंड कल्चर का ही पार्ट है। द पराजा ट्राइब लिव्स वेरी क्लोज टू नेचर, वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। देयर सॉन्ग्स आर कनेक्टेड विथ फॉरेस्ट, रिवर्स, रेन एंड सीजन। उनका जो गाना है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, रिवर से रिलेटेड है, रेन से रिलेटेड है। During festivals and celebration, young boys and girls sing and dance together. फेस्टिवल के टाइम पे, सेलिब्रेशन के टाइम पे वो लोग एक साथ डांस करते थे, गाना गाते थे, एंजॉय करते थे। These songs express love, joy and the excitement of youth. And songs के थ्रू वो लोग अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते, अपने लव को एक्सप्रेस करते, एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्प्रिंग सॉन्ग सेलिब्रेट रोमांस एंड हैप्पीनेस। रेन सॉन्ग्स वेलकम द मॉनसून लाइक द अराइवल ऑफ अ ब्राइड टू हर होम। जैसे कि जो रेन स्प्रिंग सॉन्ग होता है वो रोमांस एंड हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करता है। जैसे कि रेन सॉन्ग होता है, रेन सॉन्ग मतलब वो मॉनसून को वेलकम कर रहा है। मॉनसून को वेलकम कर रहा है मतलब जैसे कि एक ब्राइड को वेलकम किया जाता है उसके घर में, वैसे ही मॉनसून को भी वेलकम किया जा रहा है। Thus, songs reflect the deep bond between the tribal people and nature. And tribal people के साथ nature का जो bonding है, they are connected to each other. उनका जो bonding है वही हम लोग देखते हैं।
Songs during work and hardship. The Parajas are poor people but work very hard to survive. वो लोग poor है लेकिन वो लोग बहुत काम करते थे. They are hardworking, काम करते हैं. Even while doing difficult tasks like cutting paddy and working in the fields, they sing together. वो लोग कहीं पर भी काम करे, बहुत हार्ड वर्क करे, फील्ड पे काम करे, लेकिन वो लोग एक साथ गाना गाते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं चीजों को. These work songs give them energy and courage. एंड गाना गाते गाते वो लोग एंजॉय करते थे. वो उनको एक एनर्जी देता है, एक करेज देता है. Although they know that they will remain poor, singing helps them forget their pain for some time. उन्हें पता है कि वो लोग जितना भी काम करे लेकिन फिर भी they will remain poor. लेकिन फिर भी वो लोग गाना गाते, एंजॉय करते लाइफ को. Their songs show their ability to remain hopeful and united even in suffering. Songs के थ्रू वो लोग एंजॉय करते हैं, होपफुल रहते, यूनाइटेड रहते, एक साथ हमेशा रहते, चाहे कहीं भी कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन वो लोग हमेशा यूनाइटेड रहते. As a symbol of identity, the songs of the Paraja people also preserve their tradition and history. सॉन्ग्स के थ्रू वो लोग अपनी ट्रेडिशन हिस्ट्री को भी प्रिजर्व करते, कल्चर को भी प्रिजर्व करते. सिंस ट्राइबल कल्चर डिपेंड्स मोस्टली ऑन ओरल ट्रेडिशन, songs become a way of passing knowledge from one generation to another. ट्राइबल जो कल्चर है वो मोस्टली डिपेंड करता है ओरल ट्रेडिशन के ऊपर, लेकिन सॉन्ग्स जो है वो एक जरिया है. इट्स अ वे ऑफ पासिंग नॉलेज, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक नॉलेज पास करने का एक जरिया है. Through these melodies, the tribe remembers its ancestors and its free life before outsiders entered their land. आउटसाइडर्स मतलब इस नॉवेल में जो मनी लेंडर्स के बारे में बोला गया है, जो करप्टेड ऑफिशियल्स के बारे में बोला गया है, वो है आउटसाइडर. उनके आने से पहले उनका जो लाइफ था वो कितना फ्री था, वो लोग कितना एंजॉय करते थे, वो उस मेलोडी के थ्रू हमें पता चलता है. Mohanty uses songs to show that the tribal people are sensitive, emotional, and culturally rich human beings, not primitive people as society often believes. सोसाइटी को जैसा लगता है कि वो लोग अनसिविलाइज्ड है, वो लोग उतना एडवांस्ड नहीं है, उन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है. सोसाइटी को ऐसा लगता है, लेकिन मोहंती जी ने दिखाया है कि ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है, वो लोग बहुत ज्यादा रिच है, कल्चरली रिच है. ठीक है. नेक्स्ट है डिसअपियरेंस ऑफ सॉन्ग्स एंड कल्चरल लॉस. जो गाने का जो डिसअपियरेंस धीरे धीरे खत्म होने लगा, कल्चर धीरे धीरे खत्म होने लगा. जैसे जैसे स्टोरी बढ़ता है, as the story progresses, the life of Shukra Jani and his family becomes full of misery. जो कैरेक्टर है इस नॉवेल में शुक्र जनी एंड उनके फैमिली के लाइफ में, उनके लाइफ कितना मतलब पेनफुल हो गया. It becomes full of misery. The cruel moneylender traps them in bonded labor and slowly takes away their freedom and land. जो cruel जो moneylender है, moneylender बहुत बदमाश है, वो लोग क्या करते थे, उनको ट्रैप करते थे. ठीक है, उनको ट्रैप करते थे एंड उनको बॉन्डेड लेबर में कन्वर्ट करते थे, एंड धीरे धीरे उनका जो जमीन है वो हड़प लेते थे, ले लेते थे जमीन. Along with their happiness, their songs also begin to disappear. उनका जो खुशी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, इसलिए उनका जो गाना है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा. The silence in the family becomes a symbol of the destruction of tribal culture and identity. Family में जो silence आया वो एक symbol है. सिंबल किसका सिंबल है, डिस्ट्रक्शन का सिंबल है. डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड आइडेंटिटी. ट्राइबल कल्चर एंड आइडेंटिटी का जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसका ही एक सिंबल है साइलेंस इन द फैमिली. फैमिली में जो साइलेंस आया. The loss of music shows how exploitation destroys not only economic life but also human spirit. So in Paraja, songs are the heartbeat of tribal life. Tribal life का ही heartbeat है.
क्योंकि सॉन्ग्स के थ्रू वो लोग अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते, love, labor, tradition, and sorrow. Gopinath Mohanty uses songs to contrast the rich cultural life of the Parajas with their tragic downfall under exploitation. गोपीनाथ मोहंती जी ने गाने का यूज किया है टू कॉन्ट्रास्ट द रिच कल्चरल लाइफ ऑफ पराजा पीपल. ठीक है, उन लोगों का जो रिच कल्चरल लाइफ है एंड वो लोग कितना खुश रहते थे एंड उनका कैसे डाउनफॉल हुआ वही उन्होंने दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है इस नॉवेल में. The fading of these songs leaves a deep emotional impact on the reader and becomes a powerful symbol of a disappearing way of life. So next जो question है वो है how far is Paraja successful in describing tribal life? पराजा नॉवेल में जो ट्राइबल लाइफ का जो डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है. मतलब जो नॉवेलिस्ट है गोपीनाथ मोहंती जो है उन्होंने कैसे दिखाया है एंड वो कितना सक्सेसफुल हुए हैं ये दिखाकर. Gopinath Mohanty's novel Paraja is highly successful in describing the life of the tribal people of Orissa, especially the Paraja tribe of Koraput district. ओडिशा का जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, कोरापुट जो रीजन है, उस रीजन में जो पराजा ट्राइब है, ट्राइबल लोगों का जो कल्चर है और उनका जो स्ट्रगल है डेली लाइफ, उनका जो ट्रेडिशन है, गोपीनाथ मोहंती जी ने अपने नॉवल पराजा में अच्छे से दिखाया है. The novel is not only a story of one family but also a realistic picture of tribal society, culture, poverty and exploitation. ये सिर्फ एक फैमिली का स्टोरी नहीं है जो कि इस नॉवेल में एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर आप बोल सकते हो, शुक्रजनी, सिर्फ उनका या फिर उनके फैमिली का ही ये पिक्चर नहीं है, ये एक रियल पिक्चर है ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल कल्चर. मोहंती प्रेजेंट्स ट्राइबल लाइफ विथ ऑनेस्टी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग. उन्होंने डीप अंडरस्टैंडिंग से ट्राइबल लाइफ को प्रेजेंट किया है, ऑनेस्टी के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया है. इथनोग्राफिक एंड कल्चरल डिस्क्रिप्शन. इथनोग्राफिक का मतलब क्या है? इथनोग्राफिक का मतलब है कि एक ऐसा स्टडी जहां पर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर, देयर वे ऑफ लाइफ एंड देयर बिलीव्स. इथनो मतलब एक ग्रुप, पीपल, एंड ग्राफी मतलब कुछ चीजों के ऊपर बात करना, डिस्क्राइब करना, राइटिंग, डिस्क्राइबिंग. So one of the greatest strengths of the novel is its authentic portrayal of tribal culture. ये novel का एक one of the greatest एक strength है कि गोपीनाथ जी ने authentic way में portray किया है tribal culture को. Mohanty had worked in Koraput as a government officer and closely observed the life of the tribal people. मोहंती जी ने कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने काम किया है एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है उनको, उनके लाइफ को उन्होंने ऑब्जर्व किया है. ही डिस्क्राइब्स देयर हट्स, जो छोटे छोटे जो घर होते हैं, उनके जो छोटे छोटे घर होते हैं, जो खाना खाते वो लोग, जैसे वो लोग फार्मिंग करते, जैसे वो लोग कपड़े पहनते, डांस करते, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते, मैरिज जो कस्टम्स होते, उन्होंने ये सब डिटेल में हमें नॉवेल में दिखाया है. The tribal people live close to nature and worship local gods and spirits. वो लोग नेचर की बहुत क्लोज रहते हैं एंड लोकल जो गॉड्स है उनको वो लोग पूजा करते हैं. Even though they are poor, they celebrate life with music and dance. उन्हें पता है कि वो लोग poor है लेकिन फिर भी वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते, सेलिब्रेट करते, डांस करते, गाना गाते. These descriptions make the novel realistic and lively. and ये जो description हमें देखने को मिला है नॉवेल में, ये नॉवेल को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है, बिलीवेबल बनाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लॉयटेशन बाय द आउटसाइड वर्ल्ड. आउटसाइडर जो थे वो लोग जाकर उनको कैसे उनको टॉर्चर किया. The novel also successfully shows how tribal people are exploited by the so-called civilized society. कैसे वो लोग exploited हुए, उन लोगों को कैसे unfairly treat किया जाता था by the so-called civilized society.
Innocent and illiterate tribals become victims of moneylenders, forest guards and corrupt officials. जो innocent जो tribal लोग हैं, illiterate जो tribal लोग हैं, वो लोग victims है, become victims of moneylenders. Moneylenders वो लोग easily उनको cheat करते थे. Corrupt officials उन लोगों को cheat करते थे. Shukra Jani and his family lose their land because of debt and are forced into bonded labor जिसको बोला जाता है गोटी सिस्टम. बॉन्डेड लेबर में जो कन्वर्शन होता है उसको ही उस सिस्टम को ही गोटी सिस्टम बोला जाता है. शुक्र जनी एंड उनके फैमिली अपनी जो जमीन थी उनको उन्होंने खो दिया. क्यों उन्होंने खो दिया? बिकॉज ऑफ डेट, उधार की वजह से. उन्होंने बहुत एक छोटा सा एक अमाउंट उन्होंने उधार लिया था फ्रॉम द मनी लेंडर एंड जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो बहुत ज्यादा था. ठीक है, एक अनफेयर एक अमाउंट था. इस वजह से उन्होंने अपनी जमीन खो दिया एंड दे आर फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबर. उन लोगों को बॉन्डेड लेबर में उन लोगों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एंड फोर्सफुली उनको काम करवाया जाता था. Mohanty clearly exposes the injustice and cruelty of the social and economic system. मोहंती जी ने clearly expose किया कि उन लोगों के against society कैसे judgment पास करते, society कितना cruel है उन लोगों के लिए. Through this, he highlights the suffering and marginalization of tribal communities. Marginalization मतलब जिन लोगों के पास उतना पावर नहीं होते, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज के पास उतना पावर नहीं है, तो उन्होंने उनका जो सफरिंग है, उनका जो मार्जिनलाइजेशन है, उनको ही दिखाया है अपने नॉवेल में. नेक्स्ट है पेट्रियार्की एंड जेंडर इश्यूज. मोहंती ऑल्सो प्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ वुमेन इन ट्राइबल सोसाइटी. ट्राइबल सोसाइटी में वुमेन का क्या कंडीशन है उन्होंने ये क्लियरली दिखाया है. Tribal women have some freedom in choosing their partners, but they still face exploitation and violence. Tribal women के पास ये rights तो है कि वो लोग अपने पार्टनर चूज कर सकते, लेकिन फिर भी वो लोग वायलेंस फेस करते, एक्सप्लॉयटेशन फेस करते, उन लोगों को अनफेयरली ट्रीट किया जाता है. Outsiders and powerful men often misuse and oppress them. बाहर से जो लोग आते या फिर जो लोग पावरफुल होते वो लोग उनको मिसयूज करते, ऑप्रेस करते. Thus, the novel gives a realistic picture of both freedom and inequality in tribal life. Tribal life में जो inequality है, जो gender issues है, वो मोहंती जी ने दिखाया है. एंड उससे पहले आउटसाइडर आने से पहले जो फ्रीडम था, वो लोग जैसे फ्रीली रहते थे, उनको भी उन्होंने दिखाया है. Next point is resistance and human dignity. Another important aspect of the novel is resistance. The tribal characters are not shown as weak or helpless victims. Tribal characters को weak नहीं दिखाया गया है. In fact, जब when all peaceful ways fail, they fight against injustice. जब सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, पीसफुल जो मेथड्स होते, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा था. उसके बाद उन्होंने फाइट किया. दे फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. द किलिंग ऑफ द corrupt money lender becomes a symbol of anger, resistance and the struggle to protect their dignity and land. उन्होंने corrupt जो मनी लेंडर था उनको उन्होंने मार दिया. एंड यही सिंबल है एंगर का कि वो लोग अंदर ही अंदर कितना वो लोग गुस्से में है. एंड द स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी एंड लैंड. एंड अपने लैंड को, अपनी जमीन को वो लोग प्रोटेक्ट करना चाह रहे, अपने कल्चर को वो लोग प्रोटेक्ट करना चाह रहे. सो इन कंक्लूजन, पराजा इज वेरी सक्सेसफुल in describing tribal life because it combines cultural authenticity with social criticism. Mohanty presents the joys, struggles, tradition and exploitation of tribal people in a simple yet powerful way. मोहंती जी ने उनकी खुशी को दिखाया, स्ट्रगल को दिखाया, उनके सिंपल लाइफ, कल्चर, ट्रेडिशन को उन्होंने दिखाया एंड वो लोग कैसे सोसाइटी द्वारा वो लोग कैसे अनफेयरली ट्रीट होते वो भी उन्होंने दिखाया. The novel is both a sociological document and a touching human story. Sociological document इसका मतलब है कि एक ऐसा study that documents how a group
एक्चुअली लिव्स, वो लोग कैसे एक्चुअली रहते। नॉवेल में ये दिखाया गया है कि ट्राइबल लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर क्या है। सो इट्स अ टचिंग ह्यूमन स्टोरी। ठीक है। So next we will dive into our next question, which is how do you analyze the ending of Things Fall Apart? ये एक ट्रेजिक मीनिंगफुल आप बोल सकते हैं, ट्रेजिक एक नॉवेल है जो लिखा गया है चिनुआ अचीबी जी के द्वारा। Achibi uses the ending to show the downfall of both the hero Okonkwo and the traditional Igbo society. ट्रेडिशनल जो इग्बो सोसाइटी है, नाइजीरियन जो सोसाइटी है, उसका कैसे डाउनफॉल हुआ, जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है ओकोंको, उसका कैसे डाउनफॉल हुआ। The ending also strongly criticizes British colonial rule and its misunderstanding of African culture. एंडिंग जो है वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को, ब्रिटिशर्स को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है एंड अफ्रीकन कल्चर को उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने कैसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ओकोंको एज अ ट्रेजिक हीरो, एट द एंड ऑफ द नॉवेल के एंड में हम लोग देखते हैं कि ओकोंको बिकम्स एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। क्यों वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों हुआ? क्योंकि जो व्हाइट कॉलोनाइजर्स थे आर स्लोली टेकिंग कंट्रोल ऑफ उमोफिया रीजन है, एक कम्युनिटी बोल सकते हो, रीजन बोल सकते हो, जहां से ओकोंको बिलोंग करता है। जब वो व्हाइट कॉलोनाइजर्स जो है, ब्रिटिशर्स जो है, वो लोग जब दे आर स्लोली टेकिंग कंट्रोल, वो लोग जब कंट्रोल ले रहे थे उमोफिया पे, तब ओकोंको को गुस्सा आया एंड ही बिकेम फ्रस्ट्रेटेड। व्हेन द ब्रिटिश कोर्ट मैसेंजर्स अराइव, जब ब्रिटिश कोर्ट से जब मैसेंजर्स जो थे वो आया, तो ओकोंको ने क्या किया, ओकोंको किल्स वन ऑफ देम, उनके बीच में मतलब एक मैसेंजर को उन्होंने मार दिया। बिकॉज ही वॉन्ट्स द विलेजर्स टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेनर्स, क्योंकि वो चाहता था कि फॉरेनर्स के अगेंस्ट विलेजर्स फाइट करे, कुछ बोले, लेकिन बाद में वो रियलाइज करा कि विलेजर्स कुछ बोलेंगे नहीं, हिज पीपल आर नॉट रेडी टू गो टू वॉर। दिस ब्रेक्स हिज स्पिरिट कंप्लीटली, एंड इस वजह से उनका जो स्पिरिट है वो भी टूट गया। As a result, Okonkwo commits suicide by hanging himself. उसने suicide commit किया। His death is deeply ironic because throughout the novel he fears weakness and failure more than anything else. उसका जो डेथ था वो बहुत ज्यादा आयरनिक था। आयरनिक क्यों था? क्योंकि थ्रू आउट द नॉवेल, पूरे नॉवेल में हमने देखा कि वो मतलब वीकनेस से वो बहुत ज्यादा डरता है, वो हमेशा अपने आप को मैस्क्यूलिन प्रूव करता है, मैनली दिखाता है, वो हमेशा फेलियर से डरता है। सो ही ऑलवेज ट्राइज टू अपीयर स्ट्रॉन्ग एंड मैस्क्यूलिन, बट इन इग्बो कल्चर, लेकिन इग्बो कल्चर में सुसाइड अटेम्प्ट करना मतलब एक बहुत बड़ा क्राइम है एंड अ शेमफुल एक्ट। Therefore, Okonkwo dies as an outcast and cannot receive a proper burial. This makes his end even more tragic. उसको एक proper burial भी नहीं मिला, इस वजह से उसका जो डेथ है वो और भी ज्यादा ट्रेजिक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कोलैप्स ऑफ इग्बो सोसाइटी। इग्बो सोसाइटी कैसे धीरे धीरे टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया। द एंडिंग ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्बो कल्चर एंड ट्रेडिशन। इग्बो कल्चर एंड ट्रेडिशन का कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ हम लोग एंडिंग में देखते। द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश मिशनरीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल। जो लोगों का जो सोशल लाइफ है, रिलीजियस जो लाइफ है, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद वो कैसे धीरे धीरे चेंज हुआ। कुछ विलेजर्स जो थे वो क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट हो गए, लेकिन कुछ विलेजर्स जो थे वो न्यू गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, इस वजह से उनके बीच में भी एक डिवीजन हो गया, वो भी डिवाइडेड हो गए। ठीक है। तो अचीवी शोज दैट द सोसाइटी बिगिंस टू फॉल अपार्ट फ्रॉम विद इन। धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो जो इग्बो सोसाइटी है वो धीरे धीरे टूट गया। द ट्रेडिशनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ इमियोफिया स्लोली डिसअपियर। जो यूनिटी था पहले, जो इमियोफिया में जो यूनिटी था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गया, खत्म होने लगा। सो ये जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये परफेक्टली मैच होता है द एंडिंग ऑफ द नॉवेल।
Achumi's criticism of colonialism. The final paragraph of the novel is very important. क्यों important है? क्योंकि the story suddenly shifts from the Igbo perspective to the viewpoint of the district commissioner, a British officer. एक ब्रिटिश ऑफिसर जब ओकोंको ने जब सुसाइड कर लिया तब जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जो ओकोंको का जो केस स्टडी कर रहे थे उन्होंने क्या किया कि जो इग्बो पर्सपेक्टिव से उनका जो व्यू पॉइंट है वो सडनली शिफ्ट हो गया। स्टोरी पहले इग्बो पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा था, बताया जा रहा था, लेकिन बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे उनके व्यू पॉइंट से स्टोरी को हम लोग देखते। ही थिंक्स उनको लगता है कि ओकोंको का जो स्टोरी है उन्होंने एक बुक रिलीज किया है इन हिज बुक कॉल्ड द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल था वो नाइजीरिया में जो प्रिमिटिव ट्राइब से मतलब वो लोग उस ट्राइब को अनसिविलाइज्ड बताना चाह रहे। ब्रिटिश जो कॉलोनियल जो रूल है उन लोगों ने पीस लेकर आए इग्बो सोसाइटी में। दिस इज हाईली आयरॉनिक। ये आयरॉनिक है। क्यों आयरॉनिक है? क्योंकि ओकोंको ने अपना जान दे दिया। Okonko's complex life and tragic death are reduced to just a small paragraph. Just a small paragraph में ही ओकोंको का पूरा जो लाइफ है वो कंक्लूड हो गया, खत्म हो गया। The commissioner calls the Igbo people primitive. कमिश्नर जो है वो इग्बो पीपल को अनसिविलाइज्ड प्रिमिटिव बता रहा है कि उनको कुछ पता नहीं है। And describes colonial violence as pacification. जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने वायलेंस किया लेकिन उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया उनके बुक में पैसिफिकेशन एज पैसिफिकेशन मतलब वो लोग पीस लेकर आए। थ्रू दिस अचीवी क्रिटिसाइजेस द एरोगेंस एंड इग्नोरेंस ऑफ कॉलोनियल रूलर्स। इन कंक्लूजन द एंडिंग ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट इज पावरफुल एंड इमोशनल। थिंग्स फॉल अपार्ट का जो एंडिंग है वो पावरफुल है, इमोशनल है। इट हाईलाइट्स द ओकोंको's tragic downfall, the collapse of Igbo culture and the harmful effects of British colonialism. ओकोंको का जो ट्रेजिक डाउनफॉल हुआ, कैसे वो सुसाइड किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया, इग्बो कल्चर का कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का जो हार्मफुल इफेक्ट था वो दिखाता है ये नॉवल। Achieve successfully shows how colonial powers misunderstood and misrepresented African societies. Achieve जी ने दिखाया कि अफ्रीकन सोसाइटी को कैसे मिसरिप्रेजेंट किया गया, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया एंड कॉलोनियल पावर्स को कैसे दिखाया गया। ठीक है। So our last question, which is what is our understanding of the Creole culture as described in The Awakening? The Awakening ये एक नॉवेल है जो लिखा गया है केट चॉपिन ने। प्रेजेंट्स क्रियोल कल्चर एज रिच, इमोशनल, फैमिली सेंटर्ड एंड सोशली स्ट्रिक्ट। ये जो क्रियोल जो कल्चर है उसको प्रेजेंट किया गया है एज रिच, इमोशनल एंड फैमिली सेंटर्ड कल्चर। The novel shows both the beauty and the limitations of this society through the experiences of Edna Pontellier. ये एक आप बोल सकते हो one of the main character Edna Pontellier, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू सोसाइटी का जो लिमिटेशन है सब कुछ दिखाया गया है उनके कैरेक्टर के थ्रू। Creole culture deeply influences Edna's thoughts, emotions and actions and it becomes an important reason for her inner conflict. क्रेओल जो कल्चर, एडना का जो थॉट्स है, इमोशन है, उसका जो एक्शन है, वो जो भी कुछ कर रही है वो सब कुछ इन्फ्लुएंस होकर कर रही है। किससे इन्फ्लुएंस होकर? क्रेओल कल्चर से। एंड इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर हर इनर कन्फ्लिक्ट। उसके मन में ही जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंदर ही अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट रीजन। वन मेजर फीचर ऑफ क्रेओल कल्चर का एक मेजर फीचर बोल सकते हो इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक लाइफ एंड मदरहुड। डोमेस्टिक लाइफ एंड मदरहुड का इम्पोर्टेंस। Women are expected to become perfect wives and mothers who devote themselves completely to their families. Women को सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है कि women हमेशा एक परफेक्ट वाइफ है, एक परफेक्ट मदर है, जो कि अपने पूरे लाइफ को अपने फैमिली के लिए वो she is devoted to her family.
They are supposed to care for their husbands and children without thinking about their own wishes and identity. सोसाइटी हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि विमेन अपनी आइडेंटिटी खुद की आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करेंगे, वो लोग खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, वो लोग हमेशा दे आर सपोज टू केयर फॉर द हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रेन, हमेशा अपने हस्बैंड को केयर करेंगे, चिल्ड्रेन को केयर करेंगे, लेकिन वो लोग खुद के बारे में नहीं सोचेंगे. एडिले रेटिग्नोले रिप्रेजेंट्स दिस आइडियल मदर वुमेन. नॉवेल में कैरेक्टर है एडिले रेटिग्नोले, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ये आइडियल कैरेक्टर जो कि है मदर वुमेन कैरेक्टर. वो लविंग है, शी इज लविंग, केयरिंग एंड फुल्ली डेडिकेटेड टू हर फैमिली. However, Edna does not feel comfortable in this role. लेकिन एडना बिल्कुल भी comfortable नहीं है इस रोल में. She loves her children, but she does not want to lose her individuality and freedom. वो अपने बच्चे को प्यार तो करती है, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने फ्रीडम को खोना नहीं चाहिए, नहीं चाहती है. दिस डिफरेंस क्रिएट्स टेंशन बिटवीन एडना एंड सोसाइटी. यहाँ पर ही एक डिफरेंस क्रिएट होता है एडना के सोच में एंड सोसाइटी के सोच में. सोसाइटी चाहती है कि उसे अपनी फैमिली को देखना चाहिए, लेकिन एडना चाहती है कि वो इंडिविजुअल एक पर्सन की तरह वो रहे, उसके पास एक फ्रीडम हो, वो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करे. Another important aspect of Creole culture is its openness and sensuality. Unlike the strict and reserved society from which Edna comes, the Creole people openly express affection and emotion. ये एक अलग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रियोल कल्चर का कि क्रियोल कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा ओपन है. ओपन है मतलब एडना जिस सोसाइटी से आता है वो बहुत ज्यादा रिजर्व एक सोसाइटी है, स्ट्रिक्ट एक सोसाइटी है, लेकिन क्रियोल पीपल जो है वो लोग ओपनली एक्सप्रेस करते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते, इमोशन को एक्सप्रेस करते, लव के बारे में, रोमांस के बारे में, एंड इवन फिजिकल मैटर्स विदाउट शेम. Adile's warm and affectionate nature surprises Edna at first, but later it awakens her emotions and desire. एडली का जो नेचर है, वार्म एंड एफेक्शनेट जो नेचर है, पहले तो एडना सरप्राइज हो गई थी, लेकिन बाद में इट awakens her emotion and desire. Through this environment, Edna slowly begins to understand her own feelings and personal needs. And धीरे धीरे एडना को भी पता चला कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या लगता है. Edna's position as an outsider also plays a major role in the novel. Since she is not a native Creole, she never completely fits into the community. वो native Creole तो नहीं है, ठीक है, इसलिए वो she never completely fits into the community. Her quiet and independent nature makes others see her as different. उसका जो इंडिपेंडेंट जो नेचर है वही उसको अलग करते बाकी सब लोगों से. नॉवेल में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि शी इज नॉट वन ऑफ अस. इससे पता चलता है कि वो क्रियोल सोसाइटी से कितना अलग है. शी इज डिफरेंट फ्रॉम क्रियोल सोसाइटी. बिकॉज ऑफ दिस एडना फील्स लोनली एंड मिसअंडरस्टूड. एंड इस वजह से एडना को भी लोनली लगता है, लोनली फील होता है. The novel also presents two contrasting female figures. एक है एडिले रेटिग्नोले जो रिप्रेजेंट करता है एक ट्रेडिशनल वुमेनहुड को, फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. दूसरी तरफ और एक कैरेक्टर है जो कि है मेट मॉर्सल रेस, रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंस एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है. रेस लिव्स अलोन एंड डेडिकेट्स हरसेल्फ टू म्यूजिक इंस्टेड ऑफ मैरिज एंड मदरहुड. उसे मैरिज मदरहुड में उसे इंटरेस्ट नहीं है, उसे उसका जो इंटरेस्ट है वो है म्यूजिक में, वो अकेली रहना चाहती है. Both women influence Edna's journey of self-discovery. Creole culture in The Awakening is both attractive and restrictive. जो क्रियोल जो कल्चर है इस नॉवेल में The Awakening, ये attractive है, restrictive है. It encourages emotional expression but demands strict obedience to social and family roles. Through Edna's struggle, Chopin criticizes a society that does not allow women the freedom to define their own identity and desire. एडना का जो स्ट्रगल है, थ्रू एडना स्ट्रगल, चॉपिन ने क्रिटिसाइज किया है सोसाइटी को कि सोसाइटी वुमेन को अलाउ नहीं करता है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करे, वो उसके पास फ्रीडम हो, वो फ्रीली जी सके. सोसाइटी हमेशा वुमेन को गलत बोलती है. So yeah, that is for today. I hope you will like the video. If you will like the video, then please do like and subscribe the channel and do comment. Thank you so much. Bye.